अब इसके बाद हम हान को देखते हैं जिसने अपने स्कूल को छोड़कर उसी शहर के दूसरे स्कूल में जाकर वहां पर सारे फाइटर्स को बहुत बुरी तरह से मारा होता है और वो इन्हें भी अपनी गैंग में शामिल होने के लिए मजबूर कर देता है। इस तरह अब हान इनके स्कूल पर भी राज करने लगेगा। वो कहता है कि मैं अपने डैड जो कि वाईबी गैंग के लीडर हैं उनसे भी आगे निकलूंगा। इधर दूसरी तरफ स्टडी ग्रुप की एक्सचेंज मीटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती और जीवू की एक लड़की से बहस हो जाती है। फिर इन्हें पता चलता है कि इस स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को बुली किया जा रहा है। एक लड़का सामने वाले स्कूल की तरफ इशारा करता है जहां पर उनके 5वें मेंबर को कुछ लड़के जबरदस्ती पीट रहे थे क्योंकि अब तक ये लड़के उसके कार्ड से चीजें खरीदते थे, लेकिन अब उसकी माँ ने कार्ड को बंद कर दिया है। लड़का गुंडों से कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी माँ को बोल कि कार्ड दोबारा से चालू करवाएं। अब तभी एक लड़का यहाँ पर किसी को आता हुआ देखता है। वहीं पर वो स्टडी ग्रुप के मेंबर्स जीवू और बाकी सभी को बताते हैं कि हम इन गुंडों की कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार जब ऐसा एक लड़के ने किया था तो इन्होंने उसके डैड के ऊपर हमला कर दिया और उसके डैड आज भी कोमा में है। ये लोग बताते हैं कि इस स्कूल का नाम मानिक स्कूल है और पता नहीं इसे हमारे ही स्कूल के सामने आखिर क्यों बनाया गया। ये बात सुनकर जुन और जीवू चौंक जाते हैं। वहीं पर गामिन मानिक यानी कि इसी गुंडों के स्कूल में अंदर पहुंच चुका था। वो स्कूल की हालत को देखता है जो कि काफी ज्यादा बेकार थी और सीढ़ियों पर खून भी गिरा हुआ था। 2 लड़के अब उसके पास आते हैं और ये लोग गामिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन गामिन समझ चुका था कि यहाँ पर क्या होता है। वो काफी बुरी तरह से इन्हें बजाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब एक लड़का बाहर जाकर देखता है तो सभी लोग इधर उधर गिरे पड़े थे और गामिन उसे भी मारता है और मानिल हाई के स्टूडेंट को उसके ग्लासेस वापस कर देता है। तभी सेहयोन और बाकी सभी लोग उसे कॉल पर बताते हैं कि वो गलत स्कूल में पहुंच गया है, उसे मानिल हाई स्कूल में आना था। अब इसी कॉल के दौरान उसी स्कूल का सबसे पावरफुल फाइटर यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कॉल पर ही गामिन और उसकी फाइटिंग की आवाजें सुनते हैं और सोचते हैं कि बेचारा वो लड़का तो अब गया। इधर गामिन अब उस लड़के को बहुत बुरा मारने लगता है और कुछ ही समय में उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो उस लड़के को बचाकर मानिल हाई में आ जाता है और ये लोग अपनी एक्टिविटी को शुरू करते हैं और उस दूसरे स्टडी ग्रुप से काफी कुछ सीखते हैं। फिर जाते समय वही लड़की जीवू से रूडली बात करने के लिए माफी मांगती है और तभी वही लड़का गामिन को भी साइड में लेकर जाता है और उसे गुंडों से बचाने के लिए थैंक्स भी बोलता है और उससे माफी भी मांगता है क्योंकि बचपन में उसने एक बार गामिन को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल करने से मना कर दिया था। गामिन को भी याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है। वो लड़का गामिन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। इसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। इन्हें फाइनली अपना अलग एक रूम मिल जाता है जो कि धूल मट्टी से भरा हुआ था, लेकिन गामिन बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर यहाँ की सफाई करता है और ये लोग इस रूम को पहले से बेहतर बनाने लगते हैं। मिसली भी इन्हें देखती हैं और मुस्कुराकर चली जाती हैं। वो एक टीचर के पास आती हैं और उनसे सपोर्ट मांगती हैं ताकि हान के ऊपर कमेटी मीटिंग बिठाई जा सके। मिसली उनसे कहती हैं कि मैं इस स्कूल को बदल सकती हूँ। वो टीचर मिसली का साथ देने से मना करने लगते हैं और कहते हैं कि ये काम बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है और आप इस काम को करने के लायक हो, ये जांचने के लिए मैं पहले आपका टेस्ट लूंगा। इधर बाकी सभी ने पूरा रूम साफ कर लिया होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो लड़का इनके स्टडी ग्रुप का मजाक बनाने लगता है। गामिन को काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने वाला था, लेकिन सेहयोन उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने इससे पंगा लिया तो तुम्हें वाइस प्रिंसिपल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये लड़का हमारे पूरे 10th ग्रेड में पढ़ाई में नंबर 1 पोजीशन पर है और इस लड़के का नाम होमिन होता है। वो सेहयोन की भी बेइज्जती करता है और कहता है कि ओए गरीब, तेरे पास इतना टाइम है जो तू इनके साथ ये पागलपंती कर रहा है? तुझे तो काम करके पैसे कमाने चाहिए थे ना। सेहयोन उससे कुछ भी नहीं कहता। अब तभी मिसली यहाँ पर आ जाती हैं। उन्हें देखकर होमिन यहाँ से निकल जाता है। तभी गामिन कहता है कि सेहयोन मुझे बताओ मिड टर्म में अभी कितना समय बाकी है, मैं इस बार ग्रेड्स में इसे पीछे छोड़ दूंगा। सभी लोग ये सुनकर गामिन को देखते हैं। फिर मिसली इन सभी लोगों को उनके ग्रेड्स के हिसाब से पूरे 10th ग्रेड में उनकी पोजीशन बताती हैं, जिसमें जुन जीवू से आगे होता है और गामिन 220 बच्चों में से 219वें नंबर पर था, लेकिन सेहयोन 2nd प्लेस पर था। और ये देखकर जीवू, जुन और वॉन चौंक जाते हैं। इसके बाद मिसली कहती हैं कि मिड टर्म्स में अभी भी 20 दिन बाकी हैं और अगर तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ तो तुम्हारे ग्रेड्स बढ़ सकते हैं। सभी लोग मान जाते हैं। फिर स्कूल से जाते समय जुन बताता है कि मैंने मिसली और उन टीचर की बातें सुनी थी और उन टीचर ने कहा था कि अगर हमारी ग्रेड पोजीशन आगे बढ़ गई तो तभी वो हान को पकड़वाने में मिसली की मदद करेंगे। ये बात सुनकर सभी लोग चौंकते हैं क्योंकि अब इस हिसाब से सभी को अपनी रैंक बढ़ानी होगी और सेहयोन को नंबर 1 बनना होगा। अब तभी सेहयोन के पास एक मैसेज आता है। सेहयोन कहता है कि मुझे कुछ काम है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसे लेबर का काम करने आज एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था, लेकिन लेट होने की वजह से अब उसके डैड उसे डांटते हैं और आने से मना कर देते हैं। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है।
सेहयोन बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था। एक दिन जब उसे फुल मार्क्स मिलते हैं तो वो खुशी खुशी ये दिखाने अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर उसके मॉम डैड आपस में झगड़ रहे थे और ये देखकर सेहयोन को काफी दुख होता है। और बचपन से ही वो लड़का होमिन सेहयोन को इसी बात पर बुली भी किया करता था। अब तभी जाते समय वॉन भी सेहयोन के पास आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी इसी रास्ते से जा रही हूँ। ये दोनों साथ में जाने लगते हैं। वॉन कहती है कि तुमने मेरी उस दिन मदद की थी और मुझे बचाया था, उसके लिए थैंक्स, और तुम ही मेरे साथ पुलिस स्टेशन भी गए थे। अगर तुम नहीं होते तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। सेहयोन कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, असली काम तो गामिन ने किया था। उसने गुंडों को मारकर जुन को बचाया था और दूसरे स्टडी ग्रुप वाले लड़के को भी गामिन ने ही बचाया था। वो तो किसी सुपर हीरो की तरह है। वॉन कहती है कि तुम भी काफी अच्छे हो, तुम अपने आप को कम मत समझो। याद है तुमने ही डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर के सामने वो कंप्यूटर फेंक दिया था, तुम भी ताकतवर हो। सेहयोन को इससे थोड़ी खुशी होती है। अब तभी होमिन और बुली गैंग की लड़कियां इन्हें देख लेती हैं। होमिन दोबारा सेहयोन को परेशान करने लगता है। वॉन जब कुछ कहती है तो वो लड़की वॉन को भी मारती है और ये देखकर सेहयोन को गुस्सा आ जाता है। वो फाइट बैक करता है लेकिन आखिर में वो पिट जाता है। तभी यहाँ पर गामिन आ जाता है। वो होमिन को अपने एक हाथ से ही मारकर खत्म कर देता है और जब लड़कियां वीडियो बनाने की कोशिश करती हैं तो गामिन एक ही किक में उनके फोन्स को भी हवा में उड़ा देता है और ये देखकर सभी भाग जाते हैं। लेकिन सेहयोन गामिन के बीच में आने से खुश नहीं था। वो जाने लगता है। गामिन कहता है कि हमने उन्हें हरा दिया, खुश हो जाओ। लेकिन सेहयोन कहता है कि हमने नहीं बल्कि तुमने उन्हें हराया है। वो दुखी होकर जाने लगता है और घर आते ही उसके डैड भी उसे मारते हैं क्योंकि आज वो काम पर नहीं आया था। वो कहते हैं कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो वो कर्जा कैसे चुकाओगे जो कि तुम्हारी माँ हमारे ऊपर छोड़ गई है। सेहयोन कहता है कि मैंने काम करने से मना नहीं किया, मैं काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं वो कर्जा भी चुकाऊंगा जो कि मेरा नहीं है। लेकिन याद रखें मेरी माँ बनने से पहले आपकी वाइफ थी। सेहयोन अब गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। तभी गामिन यहाँ पर आता है। वो कहता है कि मेरे साथ मेरे घर पर चलो। सेहयोन मना कर देता है। गामिन कहता है कि हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सेहयोन कहता है कि हाँ, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन यहाँ तो बस तुम ही मेरी मदद कर रहे हो और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सेहयोन यहाँ से चला जाता है। गामिन के पास उसकी माँ के मैसेज भी आते हैं क्योंकि आज फिर से उसने अपना कर्फ्यू तोड़ दिया था। गामिन अब टैक्सी लेकर घर जाने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ सकता था कि सेहयोन को कैसा महसूस हो रहा होगा क्योंकि हर जगह हारना कैसा लगता है। गामिन ये बात पहले ही महसूस कर चुका था। वो देखता है कि आज भी वो टाइम पर घर नहीं पहुंच पाएगा। वहीं पर सेहयोन देखता है कि होमिन हर जगह उसे ही ढूंढ रहा है। सेहयोन उससे छुपने लगता है, लेकिन आखिर में होमिन उसके सामने ही आ जाता है। वो सेहयोन को अब मारने आने लगता है, लेकिन सेहयोन इस बार उससे नहीं डरता और तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। सेहयोन उसे उठाता है और चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। होमिन उस पर हमला भी करता है, लेकिन सेहयोन खुद को बचा लेता है और अब वो बार बार होमिन से बचने लगता है और उसे मारता भी है। इसके बाद पता चलता है कि गामिन एक छत से उसे देख रहा था और वो सेहयोन को लड़ने का तरीका बता रहा होता है जिससे सेहयोन होमिन का सामना कर पाता है। लेकिन तभी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और सेहयोन अब दोबारा पिटने लगता है। गामिन उसे बचाने भागता है और यहीं पर सेहयोन अब हार नहीं मानता। वो लड़ने के लिए दोबारा उठ जाता है और होमिन के सर मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। गामिन भी ये देखता है और सेहयोन भी खुश हो जाता है ये जानकर कि वो अकेले भी खुद को बचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम हान और हवान को देखते हैं। हवान अभी अभी अपनी गन से किसी को असोल्ट करके आया होता है और उसे ऐसा करके बहुत मजा आया था। दूसरी तरफ गामिन अब सेहयोन को लेकर अपने घर में आ जाता है। गामिन की माँ बाहर ही बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती हैं कि तुम आज फिर से लेट हो और तुमने अपना फोन भी नहीं उठाया। गामिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती हैं कि कल स्कूल ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहना। गामिन अब परेशान हो जाता है। सेहयोन उससे कहता है कि शायद वो सच में तुम्हारा स्कूल ट्रांसफर नहीं करवाएंगी, वो बस गुस्सा है। लेकिन गामिन कहता है कि वो सीरियस थी। उन्होंने जब भी मुझसे कुछ करने के लिए कहा है तो उन्होंने हमेशा इसी तरह अपना फैसला सुनाया है। अब तभी उसकी माँ यहाँ पर आती हैं। उनके पास कुछ पेपर्स थे। वो गामिन से कहती हैं कि इनमें से अपने लिए कोई दूसरा स्कूल चुन लो, हम कल ही तुम्हारा ट्रांसफर करवाने के लिए स्कूल जाएंगे। अब इसके बाद रात में गामिन सेहयोन को बताता है कि मिस ली उसकी प्राइवेट ट्यूटर भी रह चुकी हैं। गामिन कहता है कि लेकिन अब इस सब का कोई भी मतलब नहीं है। तभी सेहयोन पूछता है कि जब तुम्हारी माँ को तुम्हारे कम ग्रेड से कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हें पैसों की भी चिंता नहीं करनी पड़ती तो तुम इतनी मेहनत से पढ़कर अच्छे ग्रेड्स क्यों लाना चाहते हो। गामिन कोई जवाब नहीं देता। दरअसल गामिन के डैड
एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे और इसी वजह से सभी लोग बचपन से ही गामिन के ऊपर प्रेशर बनाने लगे थे कि गामिन भी एक दिन अपने डैड जितना ही सक्सेसफुल इंसान बनेगा। लेकिन गामिन पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था और इसी वजह से फिर लोगों ने उससे उम्मीद लगाना ही छोड़ दी। गामिन कहता है कि उस समय बहुत बुरा लगता है जब कोई तुमसे कोई उम्मीद ही ना रखे। सेह्योन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अब इसके बाद अगले ही दिन गामिन की मॉम यूसुंग हाई स्कूल में आती हैं। वो समझ चुकी थी कि गामिन यहाँ पर रहकर बस अपना टाइम वेस्ट करेगा, इसीलिए वो उसका ट्रांसफर सियोल के स्कूल में करवाने जाने लगती हैं। सेह्योन और बाकी सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं ताकि मिसली यहाँ पर आकर उनसे बात कर सकें और सभी लोग उन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ कह रहे थे। तभी वो जाने लगती हैं और ये देखकर वॉन कहती है कि मैं गामिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर गामिन खुद ही अपनी माँ से कहता है कि चलो मॉम, अब चलते हैं। वो यहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिसली भी टैक्सी लेकर यहाँ पर आ जाती हैं। फिर ये सभी लोग एक गाड़ी को लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। मिसली काफी स्पीड में गाड़ी चला रही थी, लेकिन तभी इनके सामने एक लड़का बाइक रोकता है, जिससे इन्हें बीच में ही रुकना पड़ता है। और फिर यहाँ पर कई सारे और भी लड़के आ जाते हैं। इनमें वही 11th ग्रेड का नंबर 1 फाइटर था, जो कि अब इनसे बदला लेने आया होता है। लेकिन जीवू और जुन मिलकर इन सभी लोगों से फाइट करते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। इसके बाद जुन जीवू से कहता है कि मैं अकेले ही इन सभी को संभाल लूंगा, तुम सभी लोग गामिन के पीछे जाओ। इसके बाद मिसली दोबारा से गाड़ी भगाती हैं और ये लोग गामिन के पीछे जाने लगते हैं। यहीं पर जुन अब उस 11th ग्रेड के नंबर 1 फाइटर से लड़ने के लिए तैयार था। वो पहले कई बार हार चुका था, लेकिन गामिन से मिलने के बाद उसने रोज सुबह गामिन के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी थी और गामिन ने उसे अपनी एक स्पेशल टेक्निक भी यानी कि ड्रैगन किक सिखाई होती है। जुन उस लड़के के ड्रैगन किक मारने जाता है, लेकिन अभी तक उसे ये टेक्निक अच्छे से नहीं आई थी। वहीं पर वो सभी लोग गामिन की माँ के पास पहुंच जाते हैं। वॉन कहती है कि मैम, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो बात झूठ थी। ये लोग इनसे गामिन का ट्रांसफर करवाने से मना करते हैं। गामिन की माँ ये देखकर काफी हैरान होती हैं कि ये बच्चे गामिन के लिए यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद मिसली भी यहाँ पर आ जाती हैं। गामिन की माँ मिसली को पहचान जाती हैं और फिर मिसली गामिन की मॉम से बात करने लगती हैं। मिसली उन्हें बताती हैं कि मैं गामिन की होमरूम टीचर भी हूँ और वो गामिन की मॉम से गामिन का ट्रांसफर करवाने से मना करती हैं और कहती हैं कि याद है, एक बार आपने ही मुझसे कहा था कि हमें हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहिए। दरअसल ये बात उसकी मॉम ने उन्हीं टीचर के फ्यूनरल पर कही थी और मिसली अपनी टीचर के मरने से बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि उनका मर्डर किया गया था। यहाँ पर गामिन की माँ मिसली से कहती हैं कि नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा लड़ती रहो। मिसली उन्हें स्टडी ग्रुप के बारे में भी अब बताती हैं और कहती हैं कि गामिन और उसके दोस्तों ने मिलकर इसे बनाया है। गामिन की माँ को वही पल याद आने लगते हैं जब गामिन को कोई भी अपने स्टडी ग्रुप में नहीं लेता था और इससे उसकी माँ को भी काफी दुख हुआ करता था। लेकिन मिसली कहती हैं कि आज गामिन के पास उसका खुद का एक स्टडी ग्रुप है और उसके पास अच्छे दोस्त भी हैं। यहाँ पर सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं। दरअसल मिसली ने वाइस प्रिंसिपल के पास कुछ पेपर्स भेजे थे जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस स्कूल में इंस्पेक्शन करने की रिक्वेस्ट की जा रही थी ताकि हान की स्कूल में गुंडागर्दी रोकी जा सके। लेकिन ये पेपर्स हान तक भी पहुंच गए और हान ने ही मिसली को मरवाने के लिए इन लड़कों को और हवान को गन देकर यहाँ पर भेजा होता है। मिसली इनसे कहती हैं कि तुम्हें जो करना है थोड़ी देर बाद कर लेना, अभी यहाँ पर बहुत जरूरी बात चल रही है। लेकिन वो लोग अब नहीं मानते और मिसली पर हमला करने आने लगते हैं। गामिन मिसली को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उससे पहले ही कोई उस लड़के को हवा में उड़ा देता है और ये केक गामिन की मॉम ने मारी थी क्योंकि गामिन की मॉम भी कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, बल्कि वो टाइकेंडो एसोसिएशन की डायरेक्टर थी। इसके बाद गामिन की मॉम कहती हैं कि बच्चों, अब जो यहाँ पर होने वाला है वो जाकर अपने माँ बाप को मत बताना क्योंकि मुझे पसंद नहीं 2 बच्चों के पेरेंट्स आपस में फाइट करें। इसके बाद गामिन की मॉम गामिन और जीवू इन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। गामिन अपनी मॉम को जीवू के बारे में बताता है जो कि काफी अच्छी फाइटर थी। वो सेह्योन और वॉन के बारे में भी उन्हें बताता है जो कि पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मिसली भी तुरंत ही उन्हीं डिटेक्टिव को कॉल कर देती हैं और तभी हवान भी मिसली के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। मगर वो दोबारा गन पॉइंट करता है। गामिन की माँ मिसली को बचाने भागती हैं और गामिन गन पकड़कर मोड़ देता है, लेकिन इससे वहाँ पर लगा हुआ ग्लास टूट जाता है। गामिन की माँ मिसली को बचा लेती हैं और टूटता हुआ ग्लास गामिन की माँ के ऊपर गिरता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती हैं। ये देखकर गामिन काफी ज्यादा शोक में चला जाता है। अब अगले ही दिन गामिन सुबह उठता है, वो सीधा स्कूल जाने लगता है। आज गामिन बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो डायरेक्ट छत पर जाकर हान को मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर हान के 3 बॉडीगार्ड स्टूडेंट उसे पकड़ लेते हैं। हान गामिन के पास आता है और कहता है कि लगता है तू अपनी माँ के हॉस्पिटलाइज होने से काफी गुस्से में है। अब तभी अनाउंसमेंट करके वाइस प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक जिम रूम में इकट्ठा होने के लिए कहता है और हान अपने तीनों बॉडीगार्ड स्टूडेंट से कहता है कि इसे इतना मारो
कि ये अपनी माँ के बराबर में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इसके बाद वो चला जाता है। यहाँ पर एक लड़का किमसुन, जो कि तीनों में सबसे ताकतवर था, वो कहता है कि हमें इकट्ठा होकर इस पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत कमजोर होगा। इसके बाद दो लोग जाने लगते हैं, लेकिन गामिन कहता है कि रुको, एक साथ ही आ जाओ, मैं अभी जल्दी में हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि कल उसकी माँ के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पार्क ने गामिन को बताया था कि उन लड़कों को हान ने ही भेजा होगा, इसीलिए अब गामिन हान से बदला लेना चाहता है। यहाँ पर अब गामिन इन तीनों से फाइट करना शुरू कर देता है। ये तीनों टीम वर्क में काफी माहिर थे और ये लोग गामिन को बहुत बुरा पीटते हैं। तभी गामिन अपने मास्टर की दी हुई ट्रेनिंग को याद करता है और दोबारा उठ जाता है। वो इस बार पूरे फाइटिंग मूड में था और गामिन अकेले ही इन्हें मारने लगता है। गामिन कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन्हें मारता है और जाने लगता है। तभी वो लड़का किमसुन कहता है कि रुक जाओ, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो गामिन की तरफ दौड़ता है। गामिन भी उड़ते हुए आता है और किमसुन के ड्रैगन किक मारता है, जिससे किमसुन यहीं ढेर हो जाता है। अब इसके बाद गामिन तुरंत ही जिम रूम में जाने लगता है। रास्ते में उसे स्टडी ग्रुप का पोस्टर भी मिलता है, जिस पर किसी ने लिख दिया था कि अगर अपनी लाइफ बर्बाद करनी है तो स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। गामिन सोचता है कि क्या मेरी वजह से ही मेरे दोस्तों को, सहेयोन को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, और क्या आज मेरी मॉम की हालत मेरी वजह से ही हुई है। गामिन को लग रहा था कि स्टडी ग्रुप का आइडिया अच्छा नहीं था, लेकिन वो कहता है कि इस दुनिया में पढ़ाई करना गलत नहीं हो सकता। इसके बाद वो जिम रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर मिस ली सभी बच्चों से कुछ कह रही थी। वो हान को देखता है और गुस्से में उसके एक पंच मार देता है। तभी कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल ने जानबूझकर सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इकट्ठा किया था। वो सभी को बताता है कि हमारा स्कूल काफी अच्छा है और हम लोग यहाँ पर किसी को भी गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारी एक टीचर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन के लिए पेटिशन फाइल की है और इसी वजह से हमारा ये स्कूल भी बंद हो सकता है ना मिसली। सभी स्टूडेंट ये समझ जाते हैं कि मिसली ने ही वो पेटिशन फाइल की है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल मिसली को स्टेज पर बुलाते हैं। फिर मिसली सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि हम सब जानते हैं हमारा स्कूल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और मैं इस स्कूल में भले ही कुछ समय पहले आई हूँ, लेकिन अपनी एक टीचर मिस जियोंगहवा की वजह से मैं इस स्कूल को काफी पहले से जानती थी। दरअसल मिस जियोंगहवा वही टीचर थी जो कि पहले इस स्कूल में पढ़ाती थी और इसे बदलने की कोशिश कर रही थी। मिसली उन्हें बहुत मानती थी, लेकिन फिर एक दिन किसी ने उनका मर्डर कर दिया और मिस जियोंगहवा ही पार्क की माँ भी थी। पार्क और बाकी सभी लोग ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिसली कहती हैं कि मुझे चाहे जिससे भी लड़ना पड़े, लेकिन मैं अपने टीचर के नक्शे कदम पर चलते हुए इस स्कूल को बदल कर रहूंगी। वाइस प्रिंसिपल तुरंत ही उनसे माइक छीन लेता है और तभी गामिन यहाँ पर आकर हान के पंच मारता है। हान भी जवाब में उसके किक मारता है और इनके बीच में लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन नहीं होती। फिर कुछ समय बाद स्कूल में सभी लोग बात करने लगते हैं कि गामिन तो पूरा मॉन्स्टर है, उसने कैसे हान को पंच मारा। यहीं पर किमसुन के साथी भी उससे कहने लगते हैं कि तू ऐसे समय में आखिर पढ़ाई कैसे कर सकता है। हान अब हमें अपनी जॉब से निकाल देगा और फिर हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे। किमसुन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे गुस्सा होकर उसका एक दोस्त यहाँ से चला जाता है। वहीं पर हान सोच रहा था कि मिसली उसी पुरानी टीचर जियोंगहवा की स्टूडेंट हैं, तभी वो स्कूल को बदलना चाहती हैं। लेकिन हान के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो एक आदमी को कॉल करके कहता है कि उस काम के लिए किमसुन को चुन लो। वहीं दूसरी तरफ हम किमसुन को देखते हैं। वो हान का बॉडीगार्ड सिर्फ इसीलिए बना था क्योंकि वो अपने बीमार ग्रैंडपा के लिए पैसे कमाना चाहता था, वरना तो उसे लड़ाई में नहीं बल्कि पढ़ाई में इंटरेस्ट है। यहाँ पर अब वो गामिन से मिलता है। गामिन उससे बात करता है और किमसुन लड़ाई करने के लिए गामिन से माफी मांगता है। गामिन कहता है कि तुम हान की बात क्यों मानते हो, मैंने उस दिन देखा था तुम्हारे पास पढ़ने के लिए इंडेक्स कार्ड थे, तुम्हें स्टडी पसंद है ना। किमसुन कहता है कि अगर ऐसा है भी तो अब क्या ही बदल जाएगा और मुझे पैसे कमाने हैं, इसीलिए अगर मैं हान के करीब रहूंगा तो मैं उसी फेमस गैंग वाईबी गैंग में शामिल होकर वाईबी कंस्ट्रक्शन से जुड़ सकता हूँ। अब तभी उसका एक दोस्त उसके पास कॉल करता है। वो काफी घबराया हुआ और डरा हुआ होता है। वो कहता है कि कहीं पर जाकर छुप जाओ, वो ट्रेनर्स आ रहे हैं। अब तभी वाईबी गैंग के दो आदमी यहाँ पर आते हैं। वो किमसुन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। गामिन कहता है कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन किमसुन जानता था कि अब खतरा आने वाला है, इसीलिए वो गामिन को अपने साथ नहीं ले जाता और इनके साथ चला जाता है। गामिन को ये बात काफी अजीब लगती है। यहीं पर वो दोनों आदमी किमसुन से कहते हैं कि आज तुम्हें बहुत काम करना है। यहीं पर गामिन देखता है कि किमसुन अपना फोन यहीं भूल गया है और उसके ग्रैंडपा उसे कॉल कर रहे थे। गामिन अब किमसुन के ग्रैंडपा के पास आ जाता है। उसके ग्रैंडपा इस उम्र में और डेथ बेड पर होने के बाद भी पढ़ाई कर रहे थे। उनका मानना था कि जिस समय इंसान सीखना छोड़ देता है तो तभी वो मर जाता है। गामिन उनकी मदद करता है और जाते समय किमसुन के ग्रैंडपा गामिन से कहते हैं कि अगर तुम किमसुन से मिलो तो उसे बताना कि पढ़ाई में कितना मजा आता है, मुझे लगता है तुम ऐसा कर सकते हो। गामिन अपनी मॉम के पास आता है और इसी बारे में सोचता है
फिर अगली सुबह सभी लोगों को न्यूज से पता चलता है कि रात में एक आदमी का मर्डर हो गया है और एक सस्पेक्ट की वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई है। ये लोग देखते हैं कि वो सस्पेक्ट तो बिल्कुल किम सुन जैसा लग रहा है। अब तभी मिसली के साथ यहाँ पर वही डिटेक्टिव आ जाता है। वो गामिन से पूछता है कि क्या कल रात तुम किम सुन से मिले थे, मुझे बताओ उस समय क्या हुआ था। गामिन अब उन्हें सब बताता है कि वो स्टडी के बारे में बातें कर रहा था और तभी वाईबी गैंग के 2 आदमी आकर किम सुन को ले गए। गामिन डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या सच में किम सुन ने ही वो मर्डर किया है। डिटेक्टिव कहता है कि इस वक्त वही प्राइम सस्पेक्ट है। गामिन को ये काफी बुरा लगता है। वो किसी सोच में पड़ जाता है। वो सहयोन से भी कहता है कि क्या किम सुन ऐसा कर सकता है। इसके बाद ये सभी लोग अपनी खुद की रिसर्च करते हैं और इन्हें पता चलता है कि पिछले साल से जब से हान ने इस स्कूल को ज्वाइन किया है तभी से हमारे शहर में होने वाले क्राइम्स काफी ज्यादा बदल गए हैं और एडल्ट क्राइम की जगह हाई स्कूल स्टूडेंट के द्वारा होने वाले क्राइम्स की संख्या काफी बढ़ गई है। जिसका मतलब साफ है कि वाईबी गैंग अपने किए हुए क्राइम्स में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को फंसा रही है, क्योंकि वो लोग माइनर होते हैं और उन्हें ज्यादा लंबी सजा नहीं हो सकती। इन्हें लगता है कि ऐसा करके वाईबी गैंग वाले हाई स्कूल स्टूडेंट को बाद में अपनी गैंग में और वाईबी कंस्ट्रक्शन में शामिल कर लेते होंगे। लेकिन जीवू कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि किम सुन ने वो मर्डर नहीं किया। ये लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सुन का वही दोस्त भागता हुआ गामिन के पास आता है और मदद मांगता है। उसके पीछे उसी गैंग का एक आदमी पड़ा हुआ था। गामिन उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। फिर वो बताता है कि मैंने देखा था वाईबी गैंग के एक आदमी ने ही वो मर्डर किया था। वो चाकू में लगा हुआ खून साफ कर रहा था। दरअसल वाईबी गैंग में जब भी कोई बड़ा आदमी कोई मर्डर करता है तो हम लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट जो कि पहले से ही गैंग से जुड़े हुए थे उन्हें ही इस केस में फंसाया जाता है ताकि असली मर्डर करने वाला लंबी सजा से बच सके। और यही अब किम सुन के साथ भी हो रहा है। गामिन अपने दोस्तों को ये सब बताता है और कहता है कि मैंने उसकी आंखों में देखा था किम सुन पढ़ना चाहता था। अब ये लोग किम सुन को बचाने के लिए उसी चाकू को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसके बाद गामिन, जुन और जीवू वाईबी गैंग की यूनिफॉर्म पहनकर बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें ये यूनिफॉर्म उन्हीं लड़कों ने दी थी जिन्हें इन्होंने पहले मारकर सबक सिखाया था। पास ही पहाड़ी पर सहयोन और वॉन भी बैठे हुए थे जो कि अपने ड्रोन के साथ बिल्डिंग पर और चारों तरफ नजर रखने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब इसके बाद ये तीनों बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। ये लोग अपना वही नाम बताते हैं जिनकी इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इस तरह ये लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर वो देखते हैं कि वाईबी गैंग के सभी बैकअप फाइटर आज यहाँ पर इकट्ठा हैं। शायद यहाँ पर कोई मीटिंग होने वाली है। खैर ये तीनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्डिंग में ऊपर जाने लगते हैं। यहीं पर किम सुन भी एक तरफ बैठा हुआ था। अब इसके बाद सहयोन और वॉन ड्रोन को उड़ाकर बिल्डिंग को चेक करते हैं और इन्हें एक फ्लोर पर हान दिखता है जो कि वहां से निकल रहा था। ये दोनों बाकी सभी को ये बात बताते हैं और वो तीनों देखते हैं कि हान तो इनकी तरफ ही आ रहा है। ये सभी लोग छुप जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमी को कोई आवाज आती है। वो बाकियों को नीचे भेजकर खुद ऊपर चेक करने जाता है। जीवू सोचती है कि वो कितना पागल है जो ऊपर गया है, हम तो नीचे हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि गामिन यहाँ पर नहीं है। गामिन ऊपर ही गया होता है। वो उस आदमी से बचने के लिए वहीं पर छुप जाता है और उस आदमी के वापस जाने के बाद गामिन नीचे आता है। लेकिन अब वो देखता है कि वो आदमी तो डोर को लॉक कर गया है। वहीं पर किम सुन उदास बैठा हुआ था। तभी हान भी इस मीटिंग में आ जाता है। वो सबको बताता है कि किम सुन अब हमारी वाईबी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। हान उसे काफी सारे पैसे देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे ग्रैंडपा का इलाज हो जाएगा। लेकिन किम सुन के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो उस जुर्म में जेल नहीं जाना चाहता जो उसने किया ही नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ गामिन अब छत पर फंस चुका था और यहीं पर जुन और जीवू के सामने एक लड़का आ जाता है जिसे इन्होंने पहले भी मारा था। जुन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जीवू चाकू ढूंढने ऊपर भाग जाती है। तभी सहयोन और वॉन देखते हैं कि डिटेक्टिव किम सुन को ढूंढने के लिए यहाँ पर भी आ गए हैं। ये बात जानकर अब गामिन दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर वो लड़का जुन को बहुत बुरी तरह से मार रहा था और दूसरी तरफ रूम में जीवू उस चाकू को ढूंढ रही थी। उसे वही चाकू मिल जाता है। जीवू उसे अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है। जीवू छुप जाती है लेकिन वो आदमी जीवू को देख लेता है और वही डिटेक्टिव अंदर आता है और किम सुन उसके सामने ये कबूल कर लेता है कि मैंने ही उस आदमी को मारा है। इधर हॉस्पिटल में किम सुन के दोनों दोस्त उसके ग्रैंडपा का ख्याल रख रहे थे। उन्होंने ग्रैंडपा को अभी केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब इन दोनों को भी गुस्सा आने लगता है और ये दोनों किम सुन को बचाने के लिए उसी जगह पर जाने लगते हैं। वहीं पर जुन उस लड़के से फाइट कर रहा था लेकिन अब चाकू की वजह से वो लड़का जुन पर भारी पड़ने लगता है। इधर जीवू उस आदमी से बचकर भागती है मगर उसके सामने एक और आदमी आ जाता है। जीवू उसे उठाकर पटक देती है लेकिन दूसरा आदमी जीवू को पकड़ लेता है। जीवू उससे फाइट करने की कोशिश भी करती है लेकिन वो जीवू को बेहोश कर देता है।
वहीं गामिन के पास मिसली की कॉल आती है। वो पूछती हैं कि तुम्हारी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। दरअसल मैंने तुम्हें जो प्रैक्टिस शीट दी थी शायद उसमें कोई एरर है, इसलिए क्या तुम देखकर मुझे वो बता सकते हो। गामिन उन्हें ये नहीं बताता कि इस वक्त वो बाहर है और गामिन अपने बैग से वो निकालने लगता है, लेकिन तभी उसकी नोटबुक बिल्डिंग से नीचे उसी आदमी के ऊपर गिरती है जिसने वो मर्डर किया है। आदमी उस नोटबुक को देखता है और लेकर जाने लगता है। तभी गामिन देखता है कि दो आदमी जीवू को कहीं पर ले जा रहे हैं। गामिन अब तुरंत ही दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर सहेयोन और वॉन का कांटेक्ट भी अब सबसे टूट जाता है और उनके ड्रोन को भी हवान पकड़कर खराब कर देता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि बाकी सभी की जान अब खतरे में है और ये दोनों भी उन्हें बचाने जाने लगते हैं। वहीं वो आदमी जीवू को गाड़ी में रखता है और अपने साथी से कहता है कि सभी बैकअप फाइटर्स को उनके घर भेज दो। वो भी जाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर किम सुन आ जाता है। दरअसल जब डिटेक्टिव ने उसे पकड़ लिया था तो डिटेक्टिव ने उससे थोड़ी बहुत पूछताछ की थी। डिटेक्टिव ये बात जानता था कि किम सुन ने वो मर्डर नहीं किया है और फिर किम सुन भी ये बात मान लेता है कि हाँ उसने वो मर्डर नहीं किया है। इसके बाद किम सुन जीवू को बचाने के लिए इस आदमी से आकर फाइट करने लगता है, लेकिन ये आदमी अकेला ही काफी ताकतवर था। मगर अब किम सुन के दोनों दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये तीनों मिलकर उस आदमी से फाइट करने लगते हैं और इसी दौरान जीवू को होश आ जाता है। जीवू दोबारा चाकू उठाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो तीनों मिलकर भी उस आदमी को मार नहीं पा रहे। वो आदमी किम सुन से कहता है कि अगर तू मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता तो तेरे लिए यही अच्छा होता। ये बात सुनकर जीवू को काफी गुस्सा आता है। जीवू भी अब लड़ाई को ज्वाइन कर लेती है। इधर जुन अब उस लड़के का चाकू अपने हाथ से रोकता है और उसे तोड़कर फेंक देता है। इसके बाद जुन उसे एक किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ वो चार मिलकर भी उस आदमी को नहीं मार पा रहे थे, लेकिन तभी गामिन अपने नन चाकू के साथ यहाँ पर आ जाता है। उसने छत का दरवाजा अपनी किक मारकर ही तोड़ दिया था। जीवू गामिन को बताती है कि इसके हाथ में वही सबूत वाला चाकू है। गामिन उसके एक ननचाकू मारकर दूर धकेल देता है और चाकू को उठाता है, मगर तभी उसके एक किक पड़ती है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो आदमी गामिन को टक्कर दे रहा था और वो उसे मारकर गिरा देता है। उसे लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन गामिन कहता है कि मैं तो अब तक बस खेल रहा था। वो अब सीरियस हो जाता है और अपने मास्टर की सिखाई हुई एक स्पेशल टेक्निक 0 इंच पंच का इस्तेमाल करता है और उस आदमी को हवा में उड़ाता हुआ कार में मारता है, जिसके बाद उस आदमी का खेल भी यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर गामिन किम सुन के पास जाता है और उसे भी अपने साथ स्टडी करने का ऑफर देता है। किम सुन भी तैयार हो जाता है। यहीं पर वो आदमी दोबारा से उठकर चाकू के पास जाने लगता है। तभी जीवू उठकर उसके एक किक मारती है और चाकू भी उठा लेती है। फिर यहाँ पर चीखते हुए सहेयोन और वॉन भी आते हैं। वो लोग इन्हें बचाने आए थे और सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। तभी गामिन को याद आता है कि वो आदमी जिसने मर्डर किया था वो तो उसकी नोटबुक लेकर चला गया। वहीं पर दूसरी तरफ डिटेक्टिव रास्ते में ही उस आदमी को रोक लेता है, क्योंकि किम सुन ने डिटेक्टिव को सब बता दिया था। वो आदमी अब डिटेक्टिव पर हमला करने जाने लगता है। तभी गामिन यहाँ आकर उसे बेहोश कर देता है और डिटेक्टिव से कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी नोटबुक लेने आया था। अब इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करने लगते हैं और अपने मिड टर्म्स के एग्जाम देते हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद ही गामिन का मूड बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के हालात भी अब सुधरने लगते हैं और किमसुन भी अब बदल जाता है। गामिन की मॉम भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं। वो मिसली से कॉल करके पूछती हैं कि क्या आज ही गामिन के एग्जाम खत्म हुए हैं, क्योंकि वो अपना फोन नहीं उठा रहा और वो अब तक घर भी नहीं आया। मिसली कहती हैं कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया होगा। ये बात सुनकर गामिन की मॉम कहती हैं कि अगर आज वो कहीं भी ना ही जाए तो ही बेहतर रहेगा। इधर दूसरी तरफ हम गामिन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ तो था, लेकिन आज वो काफी बदला हुआ लग रहा था। वहीं पर उसकी मॉम मिसली को बताती हैं कि हर साल एग्जाम के 1-2 दिन बाद गामिन का मूड काफी ज्यादा खराब रहता है और वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता। इधर गामिन के दोस्त भी अब ये देखते हैं कि गामिन काफी समय से अजीब बिहेव कर रहा है। वो काफी चिंता में होता है और ये देखकर सभी उसे समझाने लगते हैं। सहेयोन भी उसे समझाता है कि उसने मेहनत की है और इस बार उसके रिजल्ट में बदलाव जरूर आएगा। गामिन अब खुश हो जाता है। तभी गामिन के पास किसी की कॉल आती है। वो कॉल हॉस्पिटल से आई थी, क्योंकि किमसुन के ग्रैंडपा की हालत काफी खराब थी और किमसुन अब तक वहां पर नहीं आया होता। वहीं किमसुन को जब ये खबर मिलती है तो वो भागकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वाईबी गैंग के बैकअप फाइटर्स आ जाते हैं। किमसुन उनसे कहता है कि सभी लोग एक साथ आ जाओ, मैं अभी जल्दी में हूँ। इधर दूसरी तरफ गामिन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दरअसल किमसुन के ग्रैंडपा मरने से पहले एक एग्जाम देना चाहते थे और गामिन उनकी मदद करता है। कुछ समय बाद किमसुन भागता हुआ यहाँ पहुँचता है। इतने सारे लोगों से अकेले लड़ने की वजह से वो काफी थक चुका था और काफी जख्मी भी था। उसका दोस्त उसे बताता है कि ग्रैंडपा अभी अपना एग्जाम दे रहे हैं। किमसुन बाहर से ही अपने ग्रैंडपा को देखता है
फिर इसके कुछ समय बाद ही ग्रैंडपा इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। किमसुन को उनके जाने से काफी दुख होता है और किमसुन के साथ साथ सभी लोग रो रहे थे। अब कुछ समय बाद सभी के मिड टर्म्स के रिजल्ट भी आ जाते हैं और इन सभी लोगों की रैंक बढ़ गई होती है और गामिन की रैंक भी 219 से 209 हो गई होती है। सेह्योन भी अब सेकंड प्लेस से बढ़कर उसी लड़के के बराबर यानी कि फर्स्ट प्लेस पर आ गया होता है। और मिसली उन्हीं टीचर को ये चीज दिखाती हैं और कहती हैं कि अब मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया है, इसीलिए अब आपको भी अब हान के ऊपर डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग बुलानी होगी। और उन टीचर के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता और एजुकेशन के डिपार्टमेंट के हेड को भी हान के ऊपर डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए पेटिशन पर साइन करने पड़ते हैं। जिसके बाद ये चीज नोटिस बोर्ड पर लग जाती है और हान को अब अपनी कार से उतरकर पैदल ही स्कूल जाने के लिए कहा जाता है। जीवू भी उसे रोककर उसका मजाक बनाती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद हान पूरे स्कूल में एक और जंग छिड़वा देता है और सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब उन्हीं टीचर मिस जंग हवा ने हान के ऊपर डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए डेट फिक्स करवा ली थी और हान के डैड को भी ये बात पता चल गई थी। हान ने उनसे कहा था कि चिंता मत कीजिए, मैं इस बात को संभाल लूंगा। इसके बाद हान ने मीटिंग से एक दिन पहले ही मिस जंग हवा का मर्डर करवा दिया और इसके बाद ही उसने इस स्कूल में अपना फाइटिंग ऐप लॉन्च किया था जिसमें जिसकी सबसे ज्यादा रैंक होगी वो YB गैंग को ज्वाइन कर सकता है। और इसी वजह से स्कूल के सभी बच्चे एक दूसरे से फाइट करने के पीछे इतने पागल हो गए थे। लेकिन अब मिस ली भी बिल्कुल मिस जंग हवा के नक्शे कदम पर चलते हुए हान को रोकने आ गई और उनके साथ अब गामिन भी है। अब प्रेजेंट टाइम में ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि इनका स्कूल अब बदलने लगा है, बच्चे अब कम फाइट करते हैं। सेह्योन को भी याद आता है कि उसकी क्लास में भी बच्चों ने अब पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सेह्योन कहता है कि ये सब मिसली और गामिन की इतनी मेहनत की वजह से हुआ है। वहीं पर मिसली कहीं जा रही थी तभी उनके पास कोई आता है जिससे वो डर जाती हैं, लेकिन ये वही लड़का पार्क था। वो मिसली से कहता है कि आप कमेटी की मीटिंग को मत करवाइए, इंसाफ जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। वो मिसली को बताता है कि मेरी माँ ने भी यही किया था, जिसके बाद उनका मर्डर हो गया और जिस आदमी ने उनके चाकू मारा था वो YB गैंग से जुड़ा था, जिसका मतलब साफ है कि उनका मर्डर हान ने ही करवाया था। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल हान के डैड के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि उस टीचर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड से पेटिशन पर साइन करवा लिए हैं, इसीलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ये मीटिंग होकर रहेगी। अब तभी हान यहाँ पर आ जाता है। वो तो बिल्कुल भी चिंता में नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई प्लान सोच रखा हो। अब इसके बाद अगले ही दिन गामिन और उसके दोस्तों की YB कंस्ट्रक्शन में हुई लड़ाई की वीडियोस न्यूज में आ जाती हैं और उन्हें इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे गामिन और उसके दोस्त गुंडों की तरह बिल्डिंग में घुसकर लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले भी स्टडी ग्रुप के मेंबर्स के पीछे पड़ जाते हैं और वाइस प्रिंसिपल को भी स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को एक्सपेल करने का बहाना मिल जाता है। वो मिसली से कहता है कि अब मैं उनके ऊपर भी एक कमेटी की मीटिंग बुलाऊंगा और उन्हें भी एक्सपेल करवा दूंगा और अगर तुम इसे रोकना चाहती हो तो हान के ऊपर होने वाली मीटिंग को कैंसिल कर दो। मिसली अब बड़ी ही उलझन में पड़ जाती हैं। वो गामिन और बाकी सभी से कहती हैं कि मुझे डिटेक्टिव ने सब बता दिया था कि तुम लोग अपने दोस्त किमसुन को बचाने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन न्यूज में इसे अलग तरह से दिखाया जा रहा है, इसीलिए अब कुछ समय तक तुम लोग लड़ाइयों से दूर रहना और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। वो सभी लोग मान जाते हैं। अब तभी जाते हुए ये लोग देखते हैं कि हान ने पूरे स्कूल में जंग छिड़वा दी है। हान भी ये सब टीवी में देख रहा था। यहाँ पर अब एक लड़का सेह्योन के ऊपर मिल्क फेंक कर मारता है क्योंकि वो सेह्योन से फाइट करके अपनी रैंक बढ़ाना चाहता था। सेह्योन दुखी होकर बाहर आ जाता है। गामिन उसके पास आता है। सेह्योन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अब तभी ये सब हो गया। अब तभी सेह्योन के पास एक कॉल आती है। सेह्योन तुरंत ही भागकर कहीं चला जाता है। गामिन के पास भी मैसेज आता है और वो स्टडी ग्रुप के रूम में आ जाता है जहाँ पर हान और हवान बैठे हुए थे। हान गामिन से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम स्कूल को नहीं बदल पाओगे। यहाँ के बच्चे जो भी चाहते हैं मैं उन्हें वो दे सकता हूँ। हवान भी गामिन से कहता है कि मीटिंग को कैंसिल करवा दो, मैं तभी तुम्हें पढ़ने दूंगा। वो दोनों चले जाते हैं और तभी डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर आकर इनके रूम को तोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ समय के लिए तुम लोगों को एक क्लब की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इसलिए तुम सब अब इस रूम में नहीं रह सकते। अब इसके बाद इनके सामने ही स्टडी ग्रुप की सारी चीजें तोड़ी जाने लगती हैं। गामिन इनसे फाइट भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने मिस ली से वादा किया था वो कुछ समय तक लड़ाइयों से दूर रहेगा। वहीं पर सेह्योन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां पर उसके डैड एक आदमी से लड़ रहे थे क्योंकि उस आदमी ने न्यूज देखने के बाद सेह्योन को गुंडा कह दिया था। सेह्योन अपने डैड को अपने लिए लड़ता हुआ देखता है और इसके बाद उसके डैड उससे बात करते हैं और उसे काफी डांटते हैं, लेकिन असल में वो सेह्योन के लिए परेशान थे। सेह्योन उनसे कहता है कि ठीक है, मैं अब आज ही स्कूल क्विट कर दूंगा और कल से काम पर आ जाऊंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। गामिन दूर बैठकर ये सब सुन रहा था।
वहीं पर अब लड़कियां जीवू और वॉन को भी बुरा भला बोलने लगती हैं। तभी वॉन चीख कर उन्हें भगा देती है, लेकिन तभी वॉन के मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जुन भी स्टडी ग्रुप के सभी मेंबर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई भी चैट में रिप्लाई नहीं कर रहा होता। गामिन ये सब देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो इन हालातों में क्या करे। और तभी वो देखता है कि सहेयोन ने ग्रुप छोड़ दिया है। इस तरह अब इनका स्टडी ग्रुप टूटना शुरू हो जाता है। गामिन इन सभी के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगता है। वहीं पर मिसली हान के लिए होने वाली कमेटी के मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली थी, लेकिन वो गामिन और बाकी सभी पर लगे हुए झूठे इल्जामों को हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थीं। और अगर अब गामिन के लिए भी कमेटी की मीटिंग होती है तो गामिन को भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसीलिए अब वो गामिन को बचाने के लिए हान के ऊपर होने वाली मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने लगती हैं, लेकिन तभी वो रुक जाती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गामिन भी अब दोबारा स्टडी ग्रुप के रूम में आ जाता है। उसने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और गामिन इस रूम को संभालने लगता है। मिस ली भी यहाँ पर आ जाती हैं और वो भी गामिन की मदद करती हैं। फिर अगली सुबह जब सेह्योन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जा रहा था तो गामिन भी उसके पास आ जाता है। सेह्योन अपने डैड की जगह काम करने जाता है और गामिन यहाँ भी उसके साथ आ जाता है। वो सेह्योन की काम में मदद करवाने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा और हम लोग साथ में कॉलेज जाएंगे। ये देखकर सेह्योन को काफी खुशी होती है कि गामिन उसकी चिंता कर रहा है। वो गामिन की बात मान लेता है और अपने डैड से आकर बात करता है। सेह्योन कहता है कि डैड, आपने मुझे अब तक पालने में काफी मेहनत की है और ये बात मुझे आज पता चल गई और मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं दिल से पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे बस 3 साल और दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको पछताना नहीं पड़ेगा। उसके डैड भी इमोशनल हो जाते हैं और उसे आगे पढ़ाने के लिए मान जाते हैं। गामिन उनसे कहता है कि अंकल चिंता मत कीजिए, एक दिन सेह्योन आपको ऐसी ही बिल्डिंग बनाकर देगा। अब इसके बाद ये दोनों वॉन के मॉम डैड से मिलने जाते हैं। ये दोनों इन्हें वॉन का ट्रांसफर करवाने से मना करते हैं और अपने स्टडी ग्रुप के बारे में भी इन्हें बताते हैं। गामिन और सेह्योन मिलकर वॉन के मॉम डैड को भी मना लेते हैं। फिर ये तीनों जीवू के पास जाते हैं जो कि अब स्टोर में काम करने लगी थी और ये दोनों मिलकर जीवू को भी दोबारा स्कूल आने के लिए आखिरकार मना ही लेते हैं। और फिर ये सब जुन को भी पता चलता है, जो कि इतने समय से इन सभी का इंतजार कर रहा था और इस तरह स्टडी ग्रुप फिर से इकट्ठा हो जाता है। वहीं पर मिसली भी वाइस प्रिंसिपल से कहती हैं कि वो हान के ऊपर होने वाली मीटिंग को कैंसिल नहीं करेंगी और वो कहती हैं कि वो स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को भी इस तरह फ्रेम नहीं होने देंगी। यहीं पर अब स्टडी ग्रुप के मेंबर्स दोबारा से स्कूल आना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद किमसुन इनसे मिलकर इन्हें बताता है कि पिछले साल जब मिस जंग हवा ने हान के ऊपर कमेटी की मीटिंग रखवाई थी तो मीटिंग से एक रात पहले ही उनका मर्डर हो गया और सभी लोग सीक्रेटली ये बात जानते थे कि ये मर्डर हान ने करवाया है, क्योंकि उसके लिए ये कोई स्कूल नहीं है बल्कि उसका बनाया हुआ एक किंगडम है जिस पर वो राज करता है। और अगर मीटिंग हो जाती तो हान को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता। ये सभी लोग समझ जाते हैं कि अब मिसली की जान भी खतरे में है, इसलिए ये लोग मीटिंग होने तक मिसली को प्रोटेक्ट करने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव भी मिसली से मिलकर उन्हें मीटिंग होने तक शहर छोड़कर चले जाने के लिए कहता है। डिटेक्टिव कहता है कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं हो सकता और पता नहीं हान कब क्या कर दे। लेकिन मिसली इस तरह भागने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि अगर मैं भाग गई तो इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और मुझे उनके ऊपर लगे हुए गुंडों वाले गलत इल्जाम को भी तो हटाना है, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब इसके बाद वो रात भी आ जाती है जिसके अगले ही दिन वो मीटिंग होने वाली थी और रात में मिसली के पास वाइस प्रिंसिपल की कॉल आती है और वो मिसली से कहता है कि अब क्योंकि कल डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग होकर रहेगी तो मुझे तुम्हारे सामने कुछ कबूल करना है और वाईबी कंस्ट्रक्शन के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। वो मिसली को स्कूल में बुलाता है। मिसली भी रात में स्कूल आ जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने डिटेक्टिव को पहले ही बुला लिया था। डिटेक्टिव उनसे रात में अंदर जाने से मना करता है, लेकिन मिसली कहती हैं कि यही तो हमारा मौका है। वो स्कूल के अंदर आकर एक रूम में आ जाती हैं जहां पर वाइस प्रिंसिपल बैठा हुआ था। इसके बाद वो वाइस प्रिंसिपल की बातों को रिकॉर्ड करती हैं। वाइस प्रिंसिपल वाईबी गैंग और हान के स्कूल में किए हुए काले कारनामों के बारे में काफी कुछ बताने लगता है, मगर तभी पूरे स्कूल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वाइस प्रिंसिपल यहाँ से तुरंत भाग जाता है। डिटेक्टिव भी बाहर ये चीज देखता है। यहीं पर मिसली के सामने अब हान और उसके साथी आ जाते हैं। मिसली उनकी बातों को भी रिकॉर्ड करने लगती हैं और ये लोग मिसली को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। हवान मिसली से उनका फोन छीन लेता है, लेकिन अब भी इनकी बातें रिकॉर्ड हो रही थी क्योंकि मिसली ने डिटेक्टिव का दिया हुआ एक बैच पहन रखा था जिसमें एक रिकॉर्डर था और डिटेक्टिव ने कहा था कि अगर तुम 30 मिनट में वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें बचाने अंदर आ जाऊंगा। और अब डिटेक्टिव वहां पर जाने लगता है, लेकिन पुलिस स्टेशन का एक करप्ट ऑफिसर हान को बचाने के लिए डिटेक्टिव को बेहोश कर देता है।
वहीं पर वो लोग अब मिसली की तरफ बढ़ रहे थे, मगर तभी अनाउंसमेंट में वॉन सबसे कहती है कि अब तुम सब मरोगे। इसके बाद गामिन अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। इनके साथ किमसुन भी शामिल था। दरअसल इन्होंने उस दिन ही प्लान बना लिया था कि ये सभी मिलकर अब मिसली के ऊपर 24 घंटे नजर रखेंगे, जिसके बाद ये सभी लोग मिसली का हर जगह पीछा कर रहे थे और इस तरह ये लोग आज रात स्कूल भी पहुंच गए। गामिन अब जुन से कहता है कि तुम मिसली को लेकर जाना, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बोलकर वो सभी को मारने लगता है और जुन और बाकी सभी लोग मिसली को लेकर भागते हैं, लेकिन हान को छोड़कर बाकी सभी भी इनका पीछा करने लगते हैं। तभी जीवू और किमसुन रास्ते में दो लोगों से फाइट करने के लिए रुक जाते हैं। वहीं नीचे हवान उन तीनों के सामने आ जाता है, मगर सेहयोन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। जुन अब मिसली को लेकर भागता हुआ नीचे पहुंच जाता है, लेकिन नीचे उसका सामना एक ऐसे इंसान से होता है जिसे उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जुन के सामने उसका पुराना दोस्त एंटी आता है, जो कि अब हान की गैंग में शामिल हो चुका था। वहीं पर हान और गामिन में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पंच मारते हैं और विंडोज भी टूट जाती हैं। इधर एंटी भी अब जुन को बुरी तरह मारने लगता है और वहीं वो दोनों लड़के भी किमसुन और जीवू को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। इधर हवान भी सेहयोन के ऊपर गोली चलाने लगता है और सेहयोन एक लाइब्रेरी में आकर छुप जाता है, लेकिन हवान उसे देखता है और उसके गोली मारता है, जो कि उसके हाथ को छूकर निकलती है। सेहयोन अब उससे बचने लगता है। वहीं वो मोटा लड़का जीवू को उठा कर पटक रहा था और वहीं हान और गामिन में भी काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट चल रही थी। हान कहता है कि मुझे बहुत लंबे समय से फाइट करते हुए इतना मजा नहीं आया, लेकिन गामिन इस वक्त गुस्से में था। उसके सारे दोस्त अभी पिट रहे थे। गामिन उससे सीरियस होकर लड़ता है, लेकिन हान आराम से गामिन को पकड़कर दूर फेंक देता है। वहीं पर मिसली बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाती और इधर जुन एंटी और अपने साथ बिताए हुए पुराने अच्छे पलों को याद करता है, लेकिन एंटी अब हान की वजह से बदल चुका था। वो जुन को एक चाकू से मारने लगता है। वहीं किमसुन और जीवू भी उन दोनों से लड़ रहे थे। तभी जीवू उस लड़के के एक किक मारती है जो कि किमसुन को मार रहा था, और फिर किमसुन भी उस मोटे लड़के को मारने लगता है, जिसके बाद ये दोनों टीम बनाकर उन दोनों से लड़ने लगते हैं। वहीं पर हवान की गन में अब गोलियां खत्म हो जाती हैं और सेहयोन उससे लड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। इधर मिसली ग्लास को तोड़ती हैं और बिल्डिंग से बाहर भागने लगती हैं। वहीं पर जुन भी अब एंटी को मारना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि अब एंटी उसका पुराना दोस्त नहीं रहा, जिसके बाद जुन उसे बहुत बुरा मारकर बेहोश कर देता है। वहीं पर किमसुन और जीवू मिलकर उन दोनों लड़कों से लड़ रहे थे और बहुत ज्यादा मारने के बाद किमसुन और जीवू एक एक को बेहोश कर देते हैं। इस तरफ सेहयोन हवान से लड़ रहा था। उसने गामिन की मॉम से मिलने के बाद उनसे ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ली थी ताकि वो गामिन की मदद कर सके, और अब गामिन की मां की दी हुई ट्रेनिंग की वजह से सेहयोन खुद को बचाता है और हवान को मारना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में सेहयोन हवान का खेल खत्म कर देता है। वहीं हान और गामिन में अब भी जबरदस्त फाइट चल रही थी। दोनों दीवार तोड़ते हुए क्लासरूम में आ जाते हैं। हान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर फाइट में उलझाकर मेरा टाइम बर्बाद करते रहोगे और मिसली भाग जाएंगी, तो तुम गलत हो। गामिन ये बात जानकर चौंकता है और कहता है कि तुमने क्या किया है। इधर मिसली भागती हुई जा रही थी, लेकिन हान ने यहाँ पर वाईबी गैंग के सभी बैकअप फाइटर्स को बुला लिया था, जो कि मिसली को अब मारने वाले थे। वहीं पर मिसली को बचाने के लिए अब गामिन हान को सीरियसली मारने लगता है और उसके ऊपर वही स्पेशल टेक्निक 0 इंच पंच का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन हान उसे सह जाता है और गामिन के पंच ही पंच मारकर उसे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं चला गया तो क्या यूसुंग हाई स्कूल फिर से ठीक हो जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर मैं कहीं चला भी गया तो भी ये स्कूल नहीं बदलने वाला। गामिन को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो अब स्पेशल टेक्निक से हान के हवा की स्पीड से पंच मारता है और आखिरकार हान को हरा देता है। वो मिसली को बचाने जाने वाला था, लेकिन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं पर वो लड़के मिसली को मारने के लिए उनकी तरफ ही आ रहे थे और एक पल के लिए मिसली को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वॉन यहाँ पर आ जाती है। उसने जिन से मिसली को बचाने के लिए मदद मांगी थी, क्योंकि मिसली ने ही जिन के चाकू लगने से उसे बचाया था। और फिर वो सभी बच्चे जिन्हें गामिन ने लड़ने के बाद अपना दोस्त बना लिया था, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं और इस तरह ये लोग फाइट करके मिसली को बचा लेते हैं। अब अगली सुबह हान के ऊपर डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग होती है और हान को हमेशा के लिए स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। हान गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। तभी मिसली उससे कहती हैं कि तुमने जो किया तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। मिसली को इस तरह बोलता हुआ देखकर हान को मिस जंगहवा की याद आ जाती है। उन्होंने भी एक बार इसी तरह हान को समझाया था और खुद को बदलने के लिए कहा था। हान को अब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव भी हान को अरेस्ट करने आ जाते हैं। उनके पास सबूत के तौर पर मिसली की रिकॉर्ड की हुई रिकॉर्डिंग होती है और फिर हान को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जाने लगता है। पार्क उसे जाता हुआ देख रहा था। हान रुककर गामिन से कहता है
कि इस स्कूल को बदलने की कोशिश करते रहो। हान को भी अंदर ही अंदर अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। यहीं पर वाइस प्रिंसिपल को भी अब स्कूल से निकाल दिया जाता है और पुलिस भी उन्हें ले जाती है। इसके बाद स्टडी ग्रुप फिर से बनता है और स्टडी ग्रुप के सभी मेंबर्स के ऊपर लगे हुए उसी गुंडों वाले एग्जाम वाली खबर भी फिर से गलत साबित हो जाती है। हान के डैड जो कि वाईबी कंस्ट्रक्शन के बॉस होते हैं, उन्हें भी ये सारी चीजें पता चलती हैं और यहीं पर डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स सभी बच्चों के फोन से उस फाइटिंग ऐप को भी डिलीट करवा देते हैं और जीवू का भाई योनवू भी अपनी सजा काट कर बाहर आ चुका था। वहीं पर मिसली अपनी टीचर मिस जंघवा की ग्रेव पर जाती हैं और यहीं पर पार्क को वाईबी गैंग की तरफ से एक ऑफर मिलता है और पार्क तुरंत ही वाईबी गैंग को ज्वाइन करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गामिन का स्टडी ग्रुप फिर से नॉर्मल होकर अपनी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही इस सीरीज के पहले सीजन की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसली इस स्कूल से रिजाइन कर देती हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा ये तो हमें अगला सीजन आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो में।